हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो यार कमेंट करके आप सभी लोग बता दो कि हाउ वाज योर साइंस वन का पेपर। साइंस वन कैसा गया यार? कैसा पेपर का टफनेस लेवल क्या था? मैं सुना बहुत इजी था, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत मीडियम था, कुछ लोग बोल रहे हैं सर टफ गया। ऐसा कैसे भाई? आप लोग बता दो कॉमेंट करके कि कैसा गया आप लोग का साइंस वन का पेपर। ठीक है, चलो खैर, साइंस वन का पेपर जैसे भी गया लेकिन गया। साइंस वन का नाम का चैप्टर आपके लाइफ से चला गया है। अब बारी है अगले पड़ाव की। जैसे मैंने बोला टोटल 9 पड़ाव थे। पहला पड़ाव मराठी, उसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1। 6 पड़ाव आपके लाइफ से चले गए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पड़ाव रह गए हैं और फिर आपकी आजादी आपके सामने इंतजार कर रही है एटलीस्ट 2-3 महीने तक, जो कि है साइंस 2 का पेपर और उसके बाद एसएसटी के 2 पेपर। तो साइंस 2 के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि साइंस 2 एक ऐसा पेपर है जो कहीं ना कहीं बहुत ईजी भी होता है और एट द सेम टाइम हार्ड भी होता है। हार्ड किसके लिए होता है? जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ भी वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर नहीं किए। अगर मैं मेरे चैनल की बात करूं तो हमने इस चैनल के ऊपर सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। जैसे कि आप जानते हो पूरा साइंस 1 भी कंप्लीट किया था, साइंस 2 भी, सारे वीडियोस लेक्चर्स फॉर्म में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप पहला चैप्टर हेरिडिटी की बात करें, दूसरा चैप्टर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, तीसरा पार्ट लाइफ प्रोसेसेस, ये सभी चैप्टर्स को आप देखोगे एक एक टॉपिक को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका बायोलॉजी से ना और ईवीएस से ना प्यार हो जाएगा। इतना बेहतरीन पढ़ा रखा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा समय आप हमारे लेक्चर वीडियोस को देना और जहां पे जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में दिक्कत है उस वीडियो को ओपन करके 2x की स्पीड पे, 2x तो चलो बहुत ज्यादा होता है लेकिन 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हो, जिससे कम समय में आपको वो चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और एक बार चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाता है फिर क्वेश्चन के आंसर्स को आप बाय हार्ट ही करोगे, रट्टा ही लगाओगे आपके पास जो नोट्स है उससे। ठीक है, तो जरूर से मेहनत करना। और आप सभी के लिए लगातार हम रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे भी हम लोग लगातार आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के बाद तो आपको 11th में आना है। आपको पता है ना हमारा चैनल JR कॉलेज नाम है उस चैनल का, जिसपे 11वीं और 12वीं पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है हमने। तो आपको हेल्प हो जाएगी, साइंस लोगे कॉमर्स लोगे आराम से वहां पे जाके पढ़ सकते हो। तो JR कॉलेज चैनल को भी अभी से जाओ और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये जो राहुल भैया है आपके, ये आपका साथ ऐसे नहीं छोड़ेंगे बच्चा, आपके लिए आपको ना बड़े लेवल पे पहुंचा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो मेहनत तो जारी रहेगी, आप लोग भी मेरा साथ दे दो। आखिरी का 3 पेपर है, साथ दे दो, मिलके धमाका करेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज क्या है, एक और बेहतरीन साइंस 2 का लर्निंग स्ट्रैटेजी कि इस 1.5-2 दिन के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीजों पे फोकस करना है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे इस साइंस 2 की स्ट्रैटेजी की। आप लोग को कुछ चीजों पे ध्यान देना है, जरूर से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सारे अपडेट्स एंड चीजें आप मिस कर दोगे। तो जाओ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा मिशन है 35+ मार्क्स निकालना साइंस 2 के पेपर में भी। तो चलो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि आप सभी के लिए सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे। आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जाओ, आपको मान लो पहला चैप्टर पढ़ना है तो आप टाइप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च बटन पे जाओगे और टाइप क्या करोगे, 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी बाय JR ट्यूटोरियल्स। ऐसा आप टाइप कर दो, हमारे वीडियो आपको टॉप में देखने मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को ओपन करो, जो लेक्चर्स में दिक्कत है, मान लो कि आपको कुछ तीसरा या चौथा टॉपिक है तो आपको लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में वो देखने मिल जाएगा। तो हर एक वीडियो को ओपन करके देखो कि अच्छा इसमें ये पढ़ाया हुआ है और हमने लिखा भी है कि ये वीडियो में ये टॉपिक्स है, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा। तो वो वीडियोस देख के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बहुत सारे टॉपिक्स में वो कांसेप्ट काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, पढ़ाई करते रहो। दूसरा, हमने सारे रिवीजन्स भी कंप्लीट करा रखे हैं, जिससे आपको वन शॉट तरीके से पढ़ने में आसानी होगी। तो हमारे चैनल पे वन शॉट लेक्चर्स भी देखने मिल जाएंगे। अगर आप लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आप हमारे 1-1 घंटे वाले वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। बस सर्च कर लेना कि चैप्टर 10 साइंस 2 चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल, आपको वीडियो मिलेंगे हमारे। तो ऐसा सर्च तो करो जाके, वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल्स साइंस 2 का ये चैप्टर का नाम डाल के बस सर्च करो, हमारे वीडियो मिलेंगे। 1 घंटे का वीडियो होगा, आप 2x की स्पीड देखोगे तो आधे घंटे देख पाओगे। तो कहीं ना कहीं सारा कंसेप्ट क्लियर, आधे घंटे में एक चैप्टर का वीडियो देख लिया और अगले 1-1.5 घंटे में बैठ के उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को याद कर लिया, खत्म। 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म। तो बस कितना मेहनत करना है, इस 1.5 दिन ही बचा है आपके पास, इस 1.5 दिन में मेहनत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप साइंस 1 का पेपर देकर आए हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आप समझ लो 2 बजे ये वीडियो अगर देख रहे होंगे, ठीक है, 2 बजे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये टाइम देखना है कि आप किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करो। तो आज 2 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक आपके पास टाइम है पढ़ने का, फिर 6-7 घंटा सो लो और अगले दिन मॉर्निंग में 6-7 बजे उठ के पूरा अगले दिन के 12 बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पास मात्र 1.5 दिन है, जिससे आप अपना आखिरी टेक्निकल सब्जेक्ट साइंस का
खत्म कर दोगे। और फिर तो एसएसटी है यार, वो तो रट्टा ही मारना है, और बहुत सारी चीज तो हम पढ़ा ही रखे हैं, आप लोग का पूरा सिलेबस उसको भी पढ़ा रखा है, तो वो तो लेक्चर्स आप देख ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो हमने आपके लिए एलएमआर वीडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट इस साल जो हमने उड़ान बैच 3.0 चलाया, इस 3.0 के वीडियोस जरूर से देख लेना वन शॉट में, यानी लाइव रिवीजन में जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको आप 2x स्पीड पे देख लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स। चलिए अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो सबसे पहले हमें बात करूं, पहला क्वेश्चन जो आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 1A। आप सभी लोग जानते हैं मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर भी है, मैं हमेशा की तरह आपको दिखाऊंगा कि मेरे हाथ में क्या है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, किसका, 2024 का है, मतलब पिछले साल का पेपर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में, अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन आपको आता है हमेशा की तरफ 5 मार्क्स का एमसीक्यू। जैसे साइंस 1 का पेपर पैटर्न था वैसे ही साइंस 2 का पेपर पैटर्न, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो साइंस 1 में सेम 5 एमसीक्यू है, यहाँ पे भी 5 एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो एमसीक्यूज है ये कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए जो एमसीक्यूज है उसको आप कर लोगे, यानी जितने भी एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू है जो कि आपके हर चैप्टर के पीछे दिए होते हैं, उन सभी एमसीक्यूज को आप याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ये पहला काम करना है। दूसरा, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में आपके फैक्ट्स होते हैं ना, आपको पता है डू यू नो, ऐसा डू यू नो करके लिखा होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया होता है टेक्स्ट बुक में, कहीं कहीं पे बॉक्स बना के, कहीं कहीं पे चैप्टर जहां पे एंड होता है, या फिर हर एक टॉपिक के बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो आपको क्या करना है, उन सभी फैक्ट्स को रीड कर लेना है, क्योंकि एक बार रीड भी किया रहेगा तो आपको वो दिमाग में रह जाएगा। और आपको पता है ना एमसीक्यूज में ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको दिमाग फिल्टर कर लेगा कि अच्छा ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, क्योंकि ये चीज एक बार तो देखा है हमने। तो वो टेक्स्ट बुक को रीड करने का हैबिट डालो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, रीड चैप्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एक बार हल्का हल्का रीड करोगे तो आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो एमसीक्यूज को पीछे वाले के भरोसे आते हैं, ठीक है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एमसीक्यूज सिर्फ आगे पीछे के भरोसे जाते हो, आप पढ़ के नहीं जाते हो एमसीक्यू, सोचते हो आगे पीछे से पूछ के लिख लूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वो आगे पीछे बताने वाला इंसान आपको सही आंसर बता रहा है, उसकी गारंटी क्या है, नहीं है ना गारंटी। तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि आप ईमानदारी से जो चीज बता रहा हो पढ़ो, अपने आप 5 में से 5 मार्क्स एमसीक्यूज में निकाल लोगे, और उसके अगले क्वेश्चंस में भी निकाल लोगे, और पेपर में भी 35+ मार्क्स हमको स्कोर करने का मिशन है ना, उस मिशन को भी आप सक्सेसफुल अचीव कर पाओगे। ये मैं बोल तो रहा हूं आपको, कर लो बस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे हमने एलएमआर वीडियोस बनाए थे, साथ ही में लेक्चर वीडियोस बनाए थे, और सबसे इंपॉर्टेंटली वन शॉट और उड़ान बैच 3.0। तो जैसे जैसे आपको पता है कि हमने उड़ान बैच 3.0 के वीडियोस बनाए हुए, हर चैप्टर्स के बनाए हुए इस साल, तो उस उड़ान बैच में भी हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते थे हर चैप्टर का, जिससे आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन में कवर करने के लिए हेल्प हो जाती थी। तो वो वीडियोस को जरूर से देख लेना, सारे चैप्टर्स के आपके क्लियर हो जाएंगे, ये आप कर सकते हो। और कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए जितना हो सके आप हमारे लेक्चर्स को जरूर से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1A। अब मुझे बताओ, कोई भी अच्छा बच्चा है जो थोड़ा बहुत भी पढ़ चुका है, तो क्या एमसीक्यूज में 5 में से कितने मार्क्स निकाल सकता है। तो मैं आपको बोलता हूं गारंटी के साथ कि भाई एमसीक्यूज में आपके 5 में से 5 मार्क्स निकलना बहुत ईजी हो जाते हैं। तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स निकलना बहुत ईजी हो जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 5 में से 5 निकलते हैं। और आपको अगेन एक बताता हूं कि जितना हो सके, जितने भी 21 नाम के एक बुक होता है, ठीक है ना, एक आपका एक डाइजेस्ट जैसा एक 21 का बुक आता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, 20 मोस्ट लाइकली सेट। मैंने भी 10वीं में उससे पढ़ाई की थी, अच्छे परसेंटेज आ गए थे। बट मैं सिर्फ क्रेडिट दूंगा क्या, नहीं, मैं ये बोलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, हर एक चैप्टर्स का मतलब पता होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा बुक है जो आपको कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक ही साथ मर्ज करके दे देता है, और उसमें पता भी होता है कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है या फिर ये क्वेश्चन नहीं है। तो वो आपको हेल्प करेगा। तो मेरा एक सजेशन है, मैं कोई यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर की बात कुछ और है, शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। तो ये एक सजेस्ट के तौर पर बोल रहा हूँ कि आप जरूर से रेफर कर लेना, इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे दिए होते हैं, उनको कर लेना, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। 5 मार्क्स तो सिक्योर हो गए थे, अब अगले 5 मार्क्स तो सिक्योर करते हैं। कैसे? क्वेश्चन 1B में आपको पूछता है आंसर द फॉलोइंग, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं 1 मार्क्स के। क्या पूछता है अगर मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन नंबर 1B में आपको बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग बोल रहा है, लेकिन आपको आंसर करना है क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हो सकता है अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए, जैसे कि ऑड मैन आउट एक देखने मिल जाए, आपको एक मैच द फॉलोइंग देखने मिल जाए, एक ट्रू और फॉल्स देखने मिल जाए, एक कोई डेफिनेशन पूछने के लिए मिल जाए, या फिर एक 1 सेंटेंस का आंसर पूछने मिल जाए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए पूछ जाए, या फिर कोई डायग्राम का दिया हुआ है वो डायग्राम को देख के पहचानो वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, कोरिलेशन पूछने मिल जाए, किसी का फंक्शन पूछ ले कि ये चीज है, इसका फंक्शन बताओ। तो ऐसे मल्टीपल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टोटल ऐसे एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज भी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो पिछले 2 साल से पूछ रहे हैं, वो आपको मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग इन कंसेप्ट को समझ के जाओगे, हर एक टाइप का मतलब आपको पता है, कौन से चैप्टर्स में क्या कंटेंट आपको पता है, तो क्या ये क्वेश्चन 5 में से 5 मार्क्स नहीं स्कोर किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहां पे भी जो बच्चा है ये 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकता है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे।
तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे आप लोग का 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। आपका 10 मार्क्स जो है वो 100% सिक्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक तो मुझे लगता है क्लियर है यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कुछ एग्जांपल्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं एमसीक्यूज के भी और बाकी शॉर्ट आंसर्स के भी। तो जैसे एमसीक्यूज लास्ट टाइम पूछा गया था, ये शायद 2024 में आया था, इसको आप चेकआउट कर लो। क्या पूछा था कि रीजनरेशन अकर्स इन डैश। 4 ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, डायरेक्ट बता रहा हूं कि रीजनरेशन कभी भी दिखेगा तो हमने चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 था कि पार्ट 1 था, पार्ट 1 में शायद, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने देखा था उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने एक पार्ट देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज रीजनरेशन। और रीजनरेशन का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया, बताया था ना, वो एक ऐसा शेप होता है उसका प्लेनेरिया का। ठीक है, वो अपने आप को तोड़ के क्या कर सकता है, ठीक है, अगर यहां से ब्रेक डाउन करोगे तो फिर से वो ग्रो कर सकता है। तो रीजनरेशन हो रहा है तो वो सिर्फ प्लेनेरिया में होता है, याद रखना एग्जांपल। ठीक है, तो रीजनरेशन अकर इन प्लेनेरिया। वैसे लैक्टोबैसिलस ब्रीविस, ठीक है, ब्रीवाइस भी बोलते हैं लोग, तो लैक्टोबैसिलस चैप्टर नंबर 6, ठीक है, चैप्टर नंबर माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर 6 नहीं 7, 6 तो आपका एनिमलिया है, 7 माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर। तो बैसिलस जो लैक्टोबैसिलस जो ब्रीविस है वो क्या करता है, तो इट गिव्स अस द बेवरेज कॉफी, तो कॉफी जो है इससे बनती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अ माइनर चेंज अकर्स ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड इज टर्म्ड एज डैश। तो अगर मान लो कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गया, माइनर चेंजेस भी आ गया, तो इन शॉर्ट इसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पता है ना, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन म्यूटेशन, पढ़ा है कि नहीं। फिर एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र, ये तो मेरे बगल में ही है, मैं जहां रहता हूं बता दो आपको बहुत अच्छा लगता है सुन के कि यार ये तो एमसीक्यू में आ रहा है। मैं जहां पे रहता हूं बोईसर, उसके जस्ट 5 नहीं बोलूंगा, 7-8 किलोमीटर के दूर पे ये तारापुर करके एक छोटा सा जगह है, वहां पे पूरा एशिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दैट इज तारापुर। याद रखना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रहेगा। महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर है। वैसे 4 ऑप्शन थे, उसमें से सही जवाब लिखना था। एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 6 एनिमलिया। तो आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, चारों में इंसेक्ट एक ही था जो कि स्कॉर्पियन, बिच्छू। ठीक है, याद रहेगा। तो ये एमसीक्यू 2024 में पूछे थे। अब 2024 या फिर 23 की बात करूं तो यहां पे कुछ एमसीक्यूज पूछे थे, 2023 में पूछे गए एमसीक्यू है। देखो यहां पे कि बोन्स कंटेन डैश अमाइनो एसिड, तो बोन में कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ओसीन होता है, याद रख लो। रिपीटेड होने के चांस कम है लेकिन याद रख लो, कहीं ना कहीं यूज तो होगा भाई। ठीक है, याद रखना, ओसीन नाम का अमाइनो एसिड बोन्स में प्रेजेंट होता है। फिर एक क्वेश्चन है, जायंट स्क्वायरल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश थ्रेटेंड स्पीसीज। तो हमने चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था थ्रेटेंड स्पीसीज। तो इसमें जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, जो जायंट स्क्वायरल की बात हम लोग कर रहे हैं, वो एक इनडिटरमिनेट टाइप का थ्रेटेंड स्पीसीज। तो हमने बहुत सारे देखे थे उसमें। ठीक है, हमने रेड पांडा देखा था उसमें, फिर वो जायंट स्क्वायरल को शेखरू बोलते हैं वो देखा था। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीज देखे थे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। थ्रेटेंड स्पीसीज का टॉपिक तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्ट्रैटेजी, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था जिसमें अभिषेक सर ने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पब्लिश किए थे। सेम उसी प्रकार का एक वीडियो आपको इस स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद ही देखने मिल जाएगा, जिसमें आप उस वीडियो को देख के सारी चीजों को समझ लोगे और उसके हिसाब से आप लर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है बच्चा, और इसके बाद भी हम लगातार जो 1.5 दिन है इसमें कंटिन्यूस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जैसे एमसीक्यूज हो गए, जैसे गिव रीजंस हो गए, जैसे आपके लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, तो ऐसे वीडियोस तो हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू डैश क्लास। ह्यूमन बीइंग कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, सभी लोग जानते हैं, ह्यूमन बीइंग मैमलिया, मैमल्स के क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। डेथ के बाद भी हम हार्ट को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट याद रख लेना। और नेक्स्ट है, वोल्केनो इज ए डैश डिजास्टर। वोल्केनो जो है जियोलॉजिकल डिजास्टर है, आपका लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये है 2024 का। ठीक है, 2024 का ये है आया हुआ, क्या है ये आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, एमसीक्यूज। ठीक है, तो मतलब एमसीक्यू नहीं है, सॉल्व द फॉलोइंग है 2024 का, जो क्या बोल रहा है, पिक आउट ऑड मैन आउट। क्या बोल रहा है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, पॉम्पलेट है, लंगफिश है और पेरिपेटस है। तो इसमें ऑड मैन आउट क्या आएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे डक बिल्ड प्लेटिपस लिखा हुआ है, पॉम्पलेट लिखा हुआ है, लंगफिश लिखा है, पेरिपेटस, तो ये सारे डक बिल्ड प्लेटिपस हो गया, लंगफिश हो गया, पेरिपेटस, ये कनेक्टिंग लिंक में आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का, तीनों का आपस में कुछ कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन पॉम्पलेट जो है ये पूरे के पूरे बिलोंग करती है फिश कैटेगरी से। ठीक है, तो पॉम्पलेट ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, राइट कोरिलेशन। कोरिलेशन बताता है स्किन में मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ दैट स्किन जो होता है उसका कलर चेंज होता है। वैसे पैनक्रियास में क्या प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन हार्मोन। याद रखना पैनक्रियास इंसुलिन। नेक्स्ट, स्ट्रेट ट्रू ऑल फॉल्स। ट्रू ऑल फॉल्स है वो बताना है। चलो
सबसे पहले बताओ, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर की हेल्प से जो प्रोड्यूस किया जाता है उसी को ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं क्या? बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू, ट्रू आंसर है हमारा। ब्लू रिवॉल्यूशन हमारा वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ। एक क्वेश्चन आया था डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बताओ, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका क्या है? डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है मैच द पेयर। आपको एक क्वेश्चन दिया है मेल, अब ये तीन ऑप्शन है, इसमें से आपका सही जवाब है, मैच करना है। तो मेल का क्या होता है? एक कहीं ना कहीं आपको क्या दिया है? क्रोमोसोम का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पता है कि टोटल 23 पेयर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें 46 में से 44 जो होते हैं ये क्या होता है? आपका ऑटोसोम्स होता है, और मतलब ये होता है, और बाकी जो होते हैं वो ये होते हैं आपके 44 जो होता है प्लस 2 क्रोमोसोम होता है। तो 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि निर्धारित करता है आपका कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो मैंने पढ़ाते टाइम ही बताया था कि अगर XX है तो वो फीमेल बनता है, और अगर XY है तो वो मेल बनता है, ठीक है। तो 44 तो रहेंगे ही ऑटोसोम से, ठीक है। अब यहां पे मेल का पूछा है, तो मेल के लिए क्या चाहिए? XY चाहिए। तो यहां पे XY किधर दिख रहा है? यही दिख रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, दैट इज मेल का 44 प्लस XY, ठीक है। फीमेल पूछता तो 44 प्लस XX हो जाता, याद रखना। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, 44 प्लस YY लिया, ऐसा कुछ भी क्रोमोसोम नहीं होता, याद रखना, ठीक है। बहुत ईजी था। चलो अब बढ़ते आगे। अब ऑड मैन आउट देख लो, ये भी 2023 का है, इसको देख लो 2023 का क्या बोल रहा है? अर्थक्वेक है, फ्लडिंग है, सुनामी है, वॉर है। मुझे बताओ, अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आना, फ्लड होना, ये भी नेचुरल डिजास्टर, सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर, लेकिन वॉर, लड़ाई लड़ना, एक तो मैनमेड है ना भाई, तो ये आ जाएगा इसका आंसर मैनमेड डिजास्टर। ये क्या हो गया? ऑड मैन आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये गलत है भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, फॉल्स है इसका आंसर। फिर कोरिलेशन, वेस्टर्न घाट एशियाटिक लॉयन रहता है, सुंदरबन में टाइगर रहते हैं, ये याद रखना। विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज इन थर्मल पावर, थर्मल पावर प्लांट में कोयला इस्तेमाल होता है, मैंने दहानू का एग्जांपल दिया था, दहानू रोड का। आइडेंटिफाई पिक्चर एंड नेम इट, तो एक पिक्चर दिया था आपको जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हा 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 हंस रहे हैं, तो वो कौन सा एग्जांपल है? तो वो एग्जांपल है पीपल लाफिंग का, लाफ्टर क्लब का एग्जांपल है। तो ये चैप्टर नंबर 9 जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको सिखाया था, है कि नहीं? बहुत ही मजेदार चैप्टर था वो, लाइफ लेसंस वाला। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने MCQ में 5 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 1B में आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने 5 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, ठीक है। अब 10 मार्क्स तो आपको चलो सिक्योर हो गया, मतलब मैं पास हो रहा हूं ऐसा तो फीलिंग आ जाती है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें ए में गिव रीजन आपको पूछता है, जिसमें 3 गिव रीजन आते हैं, और 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, आपके 4 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो जनरल तौर पे जो 3 आपके गिव रीजन आते हैं, इसमें से मिनिमम एक तो बायो से होता ही है, मतलब आपको पता है ना, ये पूरा आपका जो साइंस 2 है वो बायोलॉजी और ईवीएस का पार्ट है। जैसे साइंस 1 आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री था, 5 चैप्टर फिजिक्स 5 चैप्टर केमिस्ट्री, उसी प्रकार यहाँ पे कुछ चैप्टर ईवीएस के हैं और कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी वाले पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेड चैप्टर्स बताना चाहता हूँ जिसमें से गिव रीजन पूछने के चांसेस होते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, इसको एक बार देख लेना। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से है, लेकिन आप जरूर से इसको रेफर कर लेना, क्योंकि आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको तो जरूर से करना, होपफुली इसमें से कुछ चीजें आपको देखने मिल जाए। तो फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल को क्या कहा जाता है? सिट्रिक साइकिल कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट सेल डिवीजन इज चैप्टर नंबर 3 से पूछता है, देखो चैप्टर नंबर 3 से पूछता है सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको आप समझ लेना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 से कि पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली, इस वाले गिव रीजन को याद कर लेना। फिर अगला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ टरबाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पावर प्लांट, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये जितने भी गिव रीजन बता रहा हूं इसको आपको याद कर लेना। फिर चैप्टर नंबर 6 से गिव रीजन है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, इसको याद रखना। नेक्स्ट है बैलेनोकुलोसिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में है नाउअडेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी आजकल मेंटल हेल्थ से, मेंटल स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। कुछ पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है 2024 के, रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे है दो tortoise lives on land as well as in water, it cannot included in the class amphibia, इसको देख लेना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल गैस, तो गिव रीजन करना है। एंड तीसरा है वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, इसको आप देख लेना, मतलब ये जो 2024 में आया हुआ है इसको भी देख लेना। वैसे रिपीट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी आप जरूर से देख लेना। कुछ और इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से आपके लिए गिव रीजन है, जैसे ये मैंने बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज advantageous. Next है peripatus is said to be the connecting link between the annelida and arthropoda. तीसरा है disaster management in effective manner makes us well prepared for future. चौथा है यहाँ पे it is essential to get training for the first aid.
पांचवा है व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर है व्हाई इंपॉर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम इज अनपैरेलल्ड। एंड लास्ट है बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स आर नॉट कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसे गिव रीजंस है जो टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले आपको किए हुए हैं। इनको भी आप चाहो तो आप जरूर से इसको रेफर कर सकते हो, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर कोई एक एवरेज बच्चा भी है तो यहाँ पे गिव रीजन में आराम से फुल मार्क्स निकाल सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा और क्वेश्चन ज्यादातर पे यही सब चीजें पूछी जाती है। तो आप यहाँ पे भी 4 में से 4 मार्क्स जो है गिव रीजन में आप स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, स्कोर हो गया 4 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2B पे आ जाते हैं, जो कि होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल देखा जाए तो 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन को सही लिखने का 2 मार्क्स मिलता है, यानी 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको डेफिनेशन आ जाता है, कुछ लॉ लिख दो। अब लॉ तो आपके साइंस 1 में होता है, साइंस 2 में नहीं होता, तो लॉ हटा दो, प्रिंसिपल हटा दो। लेकिन शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लमार्किज्म, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, पहला चैप्टर में लमार्किज्म। ठीक है, बताया था ना जिराफ का एग्जांपल, गर्दन लंबी, ऊपर लीफ खाने के लिए ऊपर जाता रहता था, तो जनरेशन बाय जनरेशन चलता गया, उसकी गर्दन लंबी होती गई। पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती थी। तो लमार्किज्म एग्जांपल हो गया। फ्लो चार्ट बनाने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे माइटोसिस और मियोसिस। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे डिफरेंस बिटवीन दिख रहे हैं, उन सभी को कर लेना अच्छी तरीके से। कुछ प्रॉपर्टीज, किसी के यूजेस, किसी के एडवांटेजेस, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स, खासकर चैप्टर नंबर 6 में किसी का कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, पूछ देगा कि ना राइट डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, राइट डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, भाई कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको मैं अगर पिछले साल का कुछ चीजें बताऊं तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे पूछा था कि राइट 4 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी, मतलब रेडिएशन का ह्यूमन शरीर पे क्या इफेक्ट है वो लिख दो, आराम से लिख दोगे, 2-3-4 पॉइंट लिखना है, बस हो जाएगा। फिर आपको रीड्रॉ करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, भाई सोशल हेल्थ कहां से क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। तो ये ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 9 में पूरा टेबल, ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट बना के मैंने समझाया हुआ है। फिर पूछा है राइट 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंसिडरिंग द स्कोप ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के बारे में पूछा है, बहुत इजी। नेम 2 फ्यूल्स ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, ये भी आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको तो पढ़ ही लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या है यार, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 6 मैंने लिख दिया तो आपके 6 आ जाएंगे, भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेरा काम है यहाँ पे स्ट्रैटेजी देना, आपको समझाना कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन पढ़ना तो आपके हाथ में ही है बच्चा। मेरा काम था एक टीचर की हैसियत से कि मैंने आपको रात दिन एक करके पढ़ाया, जब आपकी जरूरत थी, आपको जब जरूरत थी मैंने पढ़ाया, सारे वीडियोस को अपलोड करके रखे, पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, सोचो कितना मेहनत किया होगा। ठीक है, आपके पूरे स्कूल में, ठीक है, 1 साल पढ़ाते हैं, आप इतना फीस भरते हो, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो भी 60-70 बच्चे होते हैं क्लास में। मैंने तो आपसे 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन फिर भी फ्री में आपको पूरे सिलेबस को ईमानदारी से अच्छे से एक एक करके पूरा पढ़ा के सारे वीडियोस को अपलोड करके रखा। अब उसको अगर आप नहीं देखोगे तो सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे ही लगेगा ना यार, कि मैं जिस बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वो बच्चा ही अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मेरा तो मोरल खत्म हो जाएगा। मैं तो छोड़ दूंगा फिर यूट्यूब, कि मैं क्यों काम करूँ फ्री में, क्योंकि मेरे को तो भाई लाखों के ऑफर्स थे, मैं लाखों से भी ज्यादा वर्ड बोल सकता हूँ, इतने ऑफर्स थे। आप जानते हो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठा हूं मैं, 5 साल से मेहनत कर रहा हूं, तभी यहां तक आया हूं बच्चा। तो ये आप जानते होंगे, पीछे की स्टोरी भले ही आपको नहीं पता होगी। बहुत सारे नए बच्चे आ जाते हैं जिनको नहीं पता होती, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं पिछले 3-4 साल से, उनको पता है कि कितना हार्ड वर्क, कितना स्ट्रगल करके हम यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, और फिर भी हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपके लिए और योगदान करते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक था कि आपके लिए मैं लगातार पढ़ाई कराता रहूं ईमानदारी से। और देखो लास्ट तक मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं आराम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊं तो भी मैं आराम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप देखो और समझो, ताकि आप लोग का टाइम यूटिलाइज हो सके, बचे। आप वीडियोस देख के 2x स्पीड से अपना टाइम बचा के सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ये सब चीजें मेरा इंटेंशन है बच्चा, कुछ नहीं। समझ रहे हो? ओके है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपके 6 मार्क्स यहां से स्कोर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसमें टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं 3-3 मार्क्स के, जिसमें सिर्फ 5 करने होते हैं, 3 मार्क्स ईच है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़े से टफनेस के हिसाब से थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। कोई चीज को बड़ा सा एक्सप्लेन करने पूछ देगा, आपको बोल देगा क्लासिफाई कर दो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको पूरा एक डायग्राम दे दिया रहेगा, उस डायग्राम के ऊपर 2-3-4 सवाल पूछ लेंगे, 3 मार्क्स का है तो 3 सवाल पूछ देंगे। आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा, उसको फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो। किसी के कंसेप्ट, किसी की थियरी, किसी का पैराग्राफ आ गया, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ फिगर आ गया, फिगर के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लिए। किसी का रेमेडीज बताना है, मेजर्स बताना है, डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन देना है। तो चलो नजर डाल देते हैं कि लास्ट टाइम क्या पूछा था। तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या पूछा था, देखो एक क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन आ गए, मतलब 3 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए। तो पहला था व्हाट आर विटामिन, विटामिन क्या होता है लिखना है।
क्लासिफाई देम, कौन कौन से टाइप के विटामिन होते हैं, ये सब चीज पढ़ा चुका हूं। विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ा है ना कि नहीं, यही सब चीजें यार, वाटर सॉल्युबल विटामिन, यही बताना है, क्लासिफाई करना है, और हर एक का एक एक एग्जांपल बताना है। कितना है, 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएगा, कितना ईजी था। दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसमें 3 सवाल है। स्टेम सेल्स का डेफिनेशन बोल रहा है, क्लोनिंग का डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेन करने बोल रहा है शॉर्ट में, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमटी पता है ना, जीएम क्रॉप्स पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी, बोलो यहां पे हो जाएगा। फिर आपको एक पैसेज दिया, जैसे मैंने क्या बोला, पैराग्राफ दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे डैश रहेंगे और कुछ ऑप्शंस दे दिए रहेंगे, उसमें से फिलअप करना है। क्या बोल रहा था, स्पिलिंग ऑफ डैश ऑयल अकर्स, ठीक है, स्पिलिंग ऑफ डैश ऑयल मतलब क्या बोला था हमने, पेट्रोलियम ऑयल, जिसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से उसमें काम करता है, दैट इज द हाइड्रोकार्बोनोब्लास्टिक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीबी बोलते हैं, उसका ही पूरा पैराग्राफ आ गया, चैप्टर नंबर 8 आई गेस, ठीक है, जहां तक मैं रॉन्ग नहीं हूं, चैप्टर नंबर 8 में ही था ये सब चीजें, तो भी पढ़ा चुका हूं ना। फिर देखो एक फिगर दे दिया, इसको आइडेंटिफाई करो, क्या ये विंड मिल है, तो पहचान लिया कि ये क्या है, विंड मिल है, और आपको पता है विंड मिल क्या होता है, ठीक है, बस वही चीज का, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि आइडेंटिफाई द फिगर, तो फिगर को पहचान लिया कि विंड मिल है। दूसरा कि राइट द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसमें हवा, हवा से ही वो टरबाइन घूमती है। फिर व्हाई दिस सोर्स इज सपोज टू बी इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि भाई वो हवा का इस्तेमाल करता है, कोई कोयला, पेट्रोलियम, डीजल वीजल का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो कितना इजी सवाल है, मतलब ये क्वेश्चन में भी आप देखोगे, कोई भी एक एवरेज बच्चा भी है ना, तो ये 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, 8 में से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो और क्वेश्चन होता है, कंप्लीट द चार्ट बोल दिया, हॉबीज, हॉबीज लिखना है आपको कि स्ट्रेस कैसे दूर होगा, भाई लाफिंग, क्रिकेट खेलना, आपको जो पसंद है लिखो, रॉन्ग नहीं होगा भाई ये सब चीज में। फिर राइट नेम्स ऑफ एनी 6 मटेरियल फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए, भाई फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होना चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, सर्जरी का वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, एक और होता है ना बैंडेड, व्हाइट कलर का वो होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब चीज चैप्टर नंबर 9, 10 में से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यार ये इतना इजी होता है कि भाई 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत इजी वाले होते हैं, आप आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, देखो आपके सामने क्वेश्चन पेपर रीड कर रहा हूं, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, भाई पता है ना वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, जिसका यूज हम नहीं करते, पहले ही करते थे, ठीक है, 2 वेस्टिजियल, विजडम टीथ बता दो, अपेंडिक्स बता दो, टेलबोन बता दो पीछे का, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन आज भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो। मैं गारंटी बोलता हूं भाई 8 में से कोई एवरेज बच्चा भी है तो भी वो 4 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, और 4 तरीके 12 यानी 12 मार्क्स यहां से वो इजीली स्कोर करके जाएगा, ये गारंटी बोलता हूं। लेकिन उसके लिए उसको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि सारे चैप्टर्स उसको पता हो, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट पता है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं, मैंने पढ़ाया हुआ है तभी तो मैं आंसर बोल पा रहा हूं जगह पे। मैं अभी ये क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया 2024 का, और अभी मैं आपको खड़े खड़े ही आंसर बता पा रहा हूं, ठीक है, भले ही मुंह से बता रहा हूं लेकिन बता पा रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे कंसेप्ट पता है तभी तो बता रहा हूं। तो आपको भी अगर कंसेप्ट पता है तो आप भी ऐसे ही बैठे बैठे अपने एग्जाम में आंसर लिख पाओगे, क्वेश्चन तो आपके हाथ में भी पहली बार ही आएगा 2025 का, तो भी आप कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपको पता ही है सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो एक क्वेश्चन आता है आपके बायोलॉजी वाले पार्ट से, एक क्वेश्चन आता है ईवीएस वाले पार्ट से, 2 बड़े क्वेश्चन, दोनों में से सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स मिलेगा एक अटेम्प्ट करने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बायोलॉजी में से आएगा तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और 8, ये 5 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर आपके बायोलॉजी वाले पार्ट है, और आपका ईवीएस में से पूछेगा तो 4, 5, 9 और 10, मतलब ये आखिरी के जो 4 चैप्टर है ईवीएस वाले चैप्टर है, तो इसको आपको करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर क्या पूछा था, देखो बहुत इजी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको ये चीज बताया है कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों को ही आपको करना है। और एक और चीज है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फीमेल को पता होगा ये चीज, बच्चों ने भी पढ़ा भी होगा। ये तीनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई हर साल इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो बनता ही है, भाई कर लेना। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, कौन सा ऑर्गन स्पर्म प्रोड्यूस करता है, भाई सीधी बात है ना, बता सकते हो ना, लेंथ ऑफ स्पर्म क्या होता है, ये सब है उसमें। वासर डिफरेंशिया जो होता है उसका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन इसके कौन से टाइप के होते हैं, कितना इजी है। मान लो चलो बायोलॉजी वाला एक क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज मैंने बताया था, इनडिटर्मिनेंट होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं, ठीक है ना, तो कितने सारे टाइप के स्पीसीज होते हैं, बस इसको फिलअप करना था और कुछ नहीं। तो भाई आराम से यहाँ पे कोई बच्चा आराम से ये जो 5 मार्क्स होता है ना, अगर वो थोड़ा बहुत भी लिखेगा ना, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं ना, एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे सब क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन तो राइट करेगा, गारंटी बोलता हूं। तो 3 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, 3 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस तरीके से आप अपना साइंस 2 का पेपर कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ईजी था, ठीक है। अब बच्चों को क्यूरियोसिटी होगा कि सर इतने इतने मार्क्स स्कोर कर लिया, चलो काउंट करके बताओ कितना हो रहा है। तो चलो काउंट करते हैं, आपके सामने आ जाते हैं पीछे और काउंट करते हैं। तो हमने एमसीक्यूज में 5 मार्क्स पकड़ा था, 5 में से 5 मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 बी में भी 5 पकड़ा था, तो चलो 10 मार्क्स यहां हो गया। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 2 ए पे आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स आपके बन गए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव रीजन में 4 पकड़ा है, तो 10 और 4 14 हो गया। उसके बाद
उसके बाद आपका क्वेश्चन 2B में 6, 20 हो गया, 20 प्लस 12 हो गया 32 मार्क्स हो गया, और आखिरी क्वेश्चन में 32 प्लस 3 35 मार्क्स। यानी अगर आप देखोगे मोटा मोटा कि हमें 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स इजीली मिल सकेगा अगर हम उस हिसाब से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपके सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर है तो भाई कोई भी चैप्टर के कैसे भी क्वेश्चन आने दो, हम उसको टैकल कर लेंगे, इतना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आप वो चैप्टर्स को समझोगे। और अभी भी मौका है तो आप हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, तो वो वीडियोस को भगा भगा के जहां जहां दिक्कत है, जो टॉपिक में दिक्कत है वो आप देख सकते हो, बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा जो अभी रिसेंट में जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, चाहे ये स्ट्रैटेजी है और इसके बाद भी जो कई सारे वीडियो अपलोड होंगे, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसको भी आप 2x स्पीड पे देख के कई सारा टाइम बचा सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। बस मुझे इतना ही बोलना है आपको, ठीक है? क्लियर है? तो बस दैट्स इट। आप 35 मार्क्स जो हमारा मिशन था 35 प्लस मार्क्स निकालना, जो कि आप निकाल पा रहे हो, तो उससे बढ़ के और आपको क्या चाहिए? और जो बच्चा टॉपर होगा वो तो और अच्छे से पढ़ा होगा, तो 38 39 मार्क्स तो वो इजीली निकाल पाएगा। तो बस यही बताना था मुझे इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो आप तक मैंने जो पहुंचाया ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसी हिसाब से पढ़ाई करो। 1.5 दिन बचे हैं, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है बच्चा। मुझे पता है आप लोग कर लोगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में लेकर आ पाओगे। भूलना मत कि राहुल सर ने आपका पूरा साल भर साथ दिया है और पूरा सिलेबस पढ़ाया है, भूलना मत, ठीक है? बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो मुलाकात होती रहेगी इस बीच, इस 1.5 दिन के गैप में, बहुत सारे वीडियोस के थ्रू। पढ़ते रहना, निराश मत करना और साथ देते रहना। आपके राहुल सर को बीच बाजार में छोड़ के मत चले जाना, ठीक है? पढ़ते रहना हमसे और सपोर्ट करते रहना, ठीक है? अभी तो 2 मिलियन हुए हैं, हमें 3 मिलियन पहुंचाना है, तो 3 मिलियन पहुंचाने के लिए मुझे आपका तो साथ चाहिए ना। आपका साथ 10वीं तक, उसके बाद 11वीं 12वीं में आप JR कॉलेज चैनल पे आओगे, लेकिन 10वीं तक यहाँ पे इस चैनल पे आप अपने छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स, दोस्त, उनको बता सकते हो ना, तो यहाँ पे लेकर आइए। और प्लीज़ ये मेहनत जो हम करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से, इसको ठंडा मत होने देना, क्योंकि अंदर का मोटिवेशन तब तक रहेगा जब तक आप हमारा साथ देते रहोगे, ठीक है बच्चा? तो ये आपके हाथ में, ये प्लीज सपोर्ट अस, एंड ऐसे ही हम मेहनत करेंगे आपके लिए और ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है आप बता सकते हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।